सुखद संयोग है कि ये 50वां वीडियो है और हम लोग प्रेमचंद पर बातचीत कर रहे हैं। जो सोशल मीडिया है उसमें प्रेमचंद पर नए तरीके से बहस भी छिड़ गई है, इसलिए कि जो हंस के संपादक हैं संजय शाह, उन्होंने टिप्पणी की है कि कुछ कहानियों को छोड़कर प्रेमचंद का साहित्य कूड़ा है। उनकी अपनी समझ हो सकती है, लेकिन प्रेमचंद एक महान कहानीकार हैं, उपन्यासकार हैं, साहित्यकार हैं, इसमें कोई शक और संदेह नहीं है। वे हिंदी में भी हैं और हिंदी से बाहर भी हैं। वे एक भारतीय साहित्यकार हैं जिनके उपन्यासों का अनुवाद विभिन्न भाषाओं में हुआ है, यहाँ तक कि रूस में उसकी बहुत चर्चा होती है। ऐसे महान साहित्यकार के बारे में आज हम लोग बातचीत करेंगे। जन्म जुलाई माह में 1880 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। लम्ही में उत्तर प्रदेश का एक गांव है। मृत्यु भी उत्तर प्रदेश में ही हुई 1936 में बनारस में। घर का जो नाम है, बचपन का जो नाम है, वो नाम धनपत राय था और लेखन में उन्होंने अपना नाम रखा नवाब राय। पिता का नाम अजायब राय था, माता आनंदी देवी थी। प्रेमचंद जो नाम आया उनके जीवन में, वह नाम दयानारायण निगम के द्वारा रखा गया। दयानारायण निगम आप जानते हैं, जवाना नामक पत्रिका में काम करते थे। किसान परिवार में इनका जन्म हुआ। अजायब राय किसान थे, सामान्य किसान थे। आर्थिक तंगी बहुत थी। नतीजा था कि पिता ने डाकघर में नौकरी कर ली, 20 रुपये वेतन मिलता था। प्रेमचंद जब 7 साल के थे तो माँ गुजर गई, 16 वर्ष के थे तो पिता गुजर गए। जाहिर है कि एक तो आर्थिक तंगी, माता पिता का चला जाना, परिवार का बोझ कंधे पर आना। हाई स्कूल तक की पढ़ाई हुई। कॉलेज में गणित पढ़ने गए तो गणित में फेल हो गए। उन दिनों गणित अनिवार्य विषय था कि अगर आप गणित में फेल होते हैं तो आप फेलिंग होंगे। जब गणित को हटा लिया गया तो 1910 में इंटर इन्होंने किया। 1919 में बीए की परीक्षा पास की। शिक्षक भी हुए, फिर सब इंस्पेक्टर शिक्षा विभाग में हुए। छोटी मोटी नौकरी इन्होंने की और लगातार अभावों में रहे। लेकिन अभावों में रहकर इतने सरल सहज इंसान ने जो बेमिसाल काम किया है साहित्य में, वह प्रेमचंद ही कर सकते थे। और साहित्य में जो उनका नाम है वो सोने के अक्षरों में लिखा हुआ है, इसको मिटाना असंभव है। उनकी जो कृतियां हैं, चूंकि उर्दू में पहले लिखते थे, ये उर्दू के ही साहित्यकार थे, तो उर्दू में इनके उपन्यास हैं असरारे मुआविद उर्फ देव स्थान रहस्य। ये 1903 और 5 के बीच की बात है। ये उपन्यास उर्दू में छपा। हम खुरमा ओ हम शवाब नाम का उपन्यास छपा। बाद में हिंदी में प्रेमा नाम से यह उपन्यास छापा गया। कृष्णा और रूठी रानी 1907 में उपन्यास छपा। वरदान और प्रतिज्ञा ये उर्दू में भी छपा और बाद में हिंदी में भी छापा गया। सेवा सदन जो हिंदी में पहला उपन्यास है इनका, यह उपन्यास भी उर्दू में ही लिखा गया था। 1914 में यह उपन्यास लिख दिया गया था। उर्दू में कोई लोग छापने के लिए तैयार नहीं थे, तो सेवा सदन का हिंदीकरण किया गया, हिंदी में अनुवाद किया गया और 1916 में यह
उपन्यास छपा। बाद में उर्दू में बाज़ारे हुस्न के नाम से इस उपन्यास को छापा गया। प्रेमाश्रम 1922 में छपकर आया, रंगभूमि 1924 में, कायाकल्प 1926 में, निर्मला 1927 में, गबन 1930 में, कर्मभूमि 1932 में और गोदान 1936 में। यों इनका जो अंतिम उपन्यास है वो मंगलसूत्र है, जो अधूरा है, इसलिए उसका जिक्र नहीं होता है। लेकिन वो उपन्यास लिख रहे थे कि प्रेमचंद गुजर गए, 56 वर्ष की आयु में गुजरे, और जो टीबी बीमारी थी उस बीमारी से गुजरे। जयशंकर प्रसाद भी टीबी से गुजरे थे। उन दिनों टीबी बहुत खतरनाक बीमारी हुआ करती थी, इलाज था नहीं। तो प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद जैसे महान साहित्यकार टीबी के शिकार हुए। कहानी में जो इनकी पहली मौलिक कहानी है, संसार का अनमोल रत्न, 1907 में ये छपी, उर्दू में ही छपी थी। सोजे वतन जो कहानी संग्रह है इनका 1907 में छप कर आया था, और सोजे वतन को अंग्रेजों ने क्या कहते हैं उसको, इस पर कब्जा कर लिया था, उसकी छपाई को रोक दिया था। फिर मानसरोवर नाम से कहानियों का संग्रह आया, 6 जिल्दों में ये है हिंदी में। नाटक इन्होंने लिखे, संग्राम 1923 में, करबला 1924 में, प्रेम की बेटी 1923 में। निबंध विविध प्रसंग करके 3 वॉल्यूम में संकलित है। पत्रिका हंस और जागरण का इन्होंने संपादन किया। इनकी समझ क्या थी समाज के बारे में और साहित्य के बारे में, इनके विचार क्या थे, उससे बहुत प्रभाव पड़ा है इनके साहित्य। महाजनी सभ्यता एक लंबा निबंध है इनका। उसमें प्रेमचंद कहते हैं कि मनुष्य समाज 2 भागों में बट गया है। पहला हिस्सा तो मरने और खपने वालों का है, और बहुत ही छोटा हिस्सा उन लोगों का जो अपनी शक्ति और प्रभाव से बड़े समुदाय को अपने बस में किए हुए हैं। इन्हें इस बड़े भाग के साथ किसी तरह की हमदर्दी नहीं, जरा भी रुरायत नहीं। उसका अस्तित्व केवल इसलिए है कि अपने मालिकों के लिए पसीना बहाए, खून गिराए और एक दिन चुपचाप दुनिया से विदा हो जाए। अधिक दुख की बात तो यह है कि शासक वर्ग के विचार और सिद्धांत शासित वर्ग के भीतर भी समा गए हैं, जिसका फल यह हुआ है कि हर आदमी शिकारी समझता है और उसका शिकार है समाज। तो यह जो समझ इनकी है कि समाज में 2 हिस्सा हो गया है, और 2 हिस्सा ही नहीं, अंतिम पंक्ति आप देखें कितनी समझ इनकी स्पष्ट थी कि अधिक दुख की बात तो यह है कि शासक वर्ग के विचार सिद्धांत शासित वर्ग के भीतर समा गए। जो शासित हो रहे थे, जो शोषित थे, उनमें भी शासक के विचार आ गए थे। नतीजा था कि हर आदमी ये समझता है कि एक दूसरे का शिकार कर रहे हैं हम, जबकि उसका शिकार समाज हो रहा था। इस समझ के साथ साहित्य में थे प्रेमचंद, और इसलिए उनका जो विपुल साहित्य है, जो उपन्यास और कहानियां हैं, उसमें ये विचार परिलक्षित होता है, झांकता रहता है। आप इसकी तलाश कर सकते हैं और उसके माध्यम से इनकी विवेचना कर सकते हैं। सेवा सदन जो उपन्यास है इनका पहला हिंदी में, वैश्य जीवन पर केंद्रित है। सुमन इसका केंद्रीय पात्र है। समुचित दहेज न देने के कारण सुमन का विवाह एक अधेड़ दुहाजू से हो जाता है। पति जो गजाधर है वह शंकालु प्रवृत्ति का है। नतीजा है कि सुमन को वैश्य जीवन अपनाना पड़ता है, और उसकी मुक्ति के लिए प्रेमचंद सेवा सदन की कल्पना करते हैं। हम लोग विस्तार से अन्य उपन्यासों की चर्चा कर सकते हैं, लेकिन जो वीडियो की सीमा होती है उसी सीमा के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे। इनके जो सभी उपन्यास हैं वो किसी न किसी समस्या पर केंद्रित हैं। जैसे प्रेमाश्रम
में किसानों की समस्या उठाई गई है। किसान जो कृषि कर्म करते हैं और पैदावार करते हैं, उनकी क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, ये प्रेमाश्रम में है। निर्मला जो उपन्यास है वो निर्मला ही पात्र है, दहेज और अनमेल विवाह से संबंधित है। रंगभूमि में शासक और अधिकारी वर्ग क्या करते हैं, उनका अत्याचार कैसा है, शोषण कैसा है, इसके बारे में उन्होंने लिखा है। कायाकल्प में पारलौकिक जीवन के बारे में उन्होंने चर्चा की है, उनकी क्या समस्या होती है, उससे यह उपन्यास जुड़ा हुआ है। गबन में मध्य वर्ग की आर्थिक विषमता जो है उसको चित्रित करते हैं, रेखांकित करते हैं। कर्मभूमि में दलितों के बारे में चर्चा करते हैं और गोदान में पुनः किसानों और मजदूरों के शोषण की समस्या को चित्रित करते हैं। उनका जो अंतिम उपन्यास मंगलसूत्र लगता ऐसा है कि उसमें आधुनिक रचनाकारों की समस्याओं को उठाने वाले थे, क्योंकि उपन्यास अधूरा रह गया है और इसलिए उसके बारे में बहुत मजबूती के साथ नहीं कहा जा सकता है। तब भी आप देखें कि ये जो कथा वस्तु है उपन्यासों की, वह समाज से जुड़ा हुआ है। आज़ादी के लिए लोग प्रयास कर रहे थे, अंग्रेजों के खिलाफ युद्धरत थे, तो समाज किस तरह का था इसका चित्रण प्रेमचंद करते हैं। प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियां लिखी हैं जो मानसरोवर के 6 अंगों में संग्रहित हैं। उनमें कुछ अन्य संग्रह भी हैं, सप्त सरोज, नवनिधि, प्रेम पचीसी, प्रेम पूर्णिमा, प्रेम तीर्थ, सप्त सुमन आदि शीर्षक से संग्रह प्रकाशित किए गए हैं। हिंदी में जो इनकी पहली कहानी है वो पंच परमेश्वर है, और आप जानते हैं कि पंच परमेश्वर बार बार यह कहानी पढ़ाई जाती है, बच्चों को भी बड़े ही पढ़ते हैं, और पंच की क्या भूमिका होती है उसके बारे में बहुत ही संवेदनशील ढंग से वर्णित है इस कहानी में। इनकी जो अन्य चर्चित कहानियां हैं, कफन, नमक का दारोगा, पूछ की रात, सवा से गेहूं, सदगति, ईदगाह, बूढ़ी काकी, शतरंज के खिलाड़ी, कजाकी, ठाकुर का कुआं, नशा, बड़े भाई साहब, सुजान भगत आदि अनेक कहानियां हैं जिसकी चर्चा हम लोग बार बार कर सकते हैं। प्रेमचंद की कहानियों में जीवन की जो सामान्य परिस्थितियां हैं, मनोवृत्तियां एवं समस्याओं का चित्रण हुआ है। वो इस साधारण से साधारण बात को भी मर्मस्पर्शी रूप से प्रस्तुत करने की कला में सिद्धहस्त हैं, दक्ष हैं। प्रेमचंद ने लगातार वैचारिक निबंध लिखे हैं, अपने विचार व्यक्त किए हैं, संपादकीय के माध्यम से, लेखों के माध्यम से, और विविध प्रसंग के नाम से 3 जिल्दों में संकलित है। इन निबंधों में उन्होंने जातिवाद के बारे में, उसका जो दंश है, सांप्रदायिकता के बारे में जो देश को विखंडित करता है, आप जानते हैं कि इसका असर कितना भयानक हुआ कि देश 2 टुकड़े में बट गया। देशभक्ति कैसी थी उन दिनों, जो ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ लोग सक्रिय जो थे, वो देशभक्ति का जो ज्वार था उसको शब्द देते हैं। किसान मजदूर, जो भारतीय किसान थे, मजदूर थे, उनकी क्या समस्या थी, शिक्षा, सौंदर्य और वैश्विक समस्याओं पर उन्होंने लगातार विचार व्यक्त किए हैं। जाति के बारे में देखिए कितने कठोर टिप्पणी करते हैं। यह ऊंच नीच, छोट बड़े का भेद हिंदू जीवन के रोम रोम में व्याप्त हो गया है। हम यह किसी तरह नहीं भूल सकते कि हम शर्मा हैं या वर्मा, सिन्हा हैं या चौधरी, दुबे हैं या तिवारी, चौबे हैं या पांडे, दीक्षित हैं या उपाध्याय। हम आदमी पीछे हैं, चौबे या तिवारी पहले। और यह प्रथा कुछ इतनी भ्रष्ट हो गई है कि आज तो निरक्षर भट्टाचार्य हैं, वह भी अपने को चतुर्वेदी या त्रिवेदी लिखने में जरा भी संकोच नहीं करते। तो जाति के बारे में प्रेमचंद की यह समझ थी। दुर्भाग्य की बात है कि लंबे समय के बाद भी जातियां बरकरार हैं, जातीय शोषण और गैर बराबरी समाज में मौजूद है। राजनीति से लेकर समाज में ये जाति सक्रिय है, यह बहुत दुर्भाग्य की बात है। और प्रेमचंद की समझ आज़ादी के दौरान ही यह हो गई थी। सांप्रदायिकता का जहर उन दिनों फैला हुआ था, आज भी सांप्रदायिकता से यह देश ग्रस्त है। उन्होंने लिखा है
कि धर्म के संकीर्ण क्षेत्र के बाहर उनकी निगाह नहीं पहुंचती। वह या तो हिंदू है या मुसलमान। हिंदुस्तानीपन का भाव उनसे कोसों दूर है। वे लोग मौके की ताक में हैं। जो ही जनता को धर्म की ओर झुकते देखेंगे, तुरंत कांग्रेस से मिले या हिंदू सभा में या मुस्लिम लीग में। हिंदू सभा की लीडरी ज़्यादा मूल्यवान है क्योंकि रुचि भी उधर ही है। तो ये लोग मौके की तलाश में रहते हैं। जहाँ लीडरी का मौका आता है, कभी कांग्रेस में चले जाते हैं, कभी हिंदू सभा में, कभी मुस्लिम लीग में। इसके लिए कोई अंतर नहीं पड़ता है। बावजूद इसके प्रेमचंद को भरोसा था कि इतिहास से उत्तराधिकार में मिली हुई अदावतें मुश्किल से मरती हैं, लेकिन मरती हैं, अमर नहीं रहती। मरी तो नहीं, अमरता जैसी ही बात है। विभाजन के बाद भी, देश के विभाजन के बाद भी सांप्रदायिकता के दर्द से यह देश तबाह है। वस्तुतः प्रेमचंद आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी साहित्यकार थे। इन्होंने राष्ट्र की सभी समस्याओं को पूरी ईमानदारी से चित्रित किया। स्वराज प्राप्ति के लिए जूझते हुए गांधी युगीन भारत की भावनाओं और प्रवृत्तियों का सच्चा इतिहास, उसका आंखों देखा हाल और उसका जीवित चित्र यदि कोई अंकित कर सका है तो वह उपन्यासकार प्रेमचंद ही है। आचार्य राजेंद्र प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि अगर उत्तर भारत की समस्त जनता के आचार विचार, भाषा, भाव, रहन सहन, आशा, आकांक्षा, दुख सुख और सूझबूझ को जानना चाहते हैं तो प्रेमचंद से उत्तम परिचायक कोई नहीं मिल सकता। झोपड़ियों से लेकर महलों तक, ऊंचे वालों से लेकर बैंकों तक, गांव से लेकर धारा सभाओं तक आपको इतने कौशल पूर्वक और प्रामाणिक भाव से कोई नहीं ले जा सकता। आचार्य जी की यह टिप्पणी है। इस टिप्पणी में आप देख सकते हैं कि प्रेमचंद के साहित्य का जो निचोड़ है उसकी ओर वो इंगित करते हैं। अमृत राय उनके बेटे हैं। आप जानते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण किताब है कलम का सिपाही, और उसमें अमृत राय की जो टिप्पणी है, प्रेमचंद बहुत सीधे साधे, बेलौश, मोहब्बती आदमी थे। घर में भी इनका यही रूप था। घर के बाहर और घर के भीतर, अपने बाहर और भीतर कहीं भी उसमें दुरंगापन नहीं था। सब जगह वो एक थे, झील के पानी की तरह साफ, पारदर्शक। यही उस आदमी की सबसे बड़ी महानता थी कि वह किसी तरह महान नहीं था, ना कपड़े लत्तों में, ना तौर तरीकों में, ना बोलचाल में, ना रहन सहन में। ऐसे थे प्रेमचंद, सामान्य और सहज। न मिलने जुलने में दिक्कत होती थी, ना इनका ऐसा पहनावा होता था कि वो विशिष्ट नजर आते थे। जैनेन्द्र कुमार कहते हैं, वो भी महान साहित्यकार हैं जैनेन्द्र कुमार, आप जानते हैं, बहुत प्रभावित भी हैं। जैनेन्द्र कुमार बनाने में प्रेमचंद की बहुत बड़ी भूमिका है। वे कहते हैं कि हमको यह याद रखना चाहिए कि चंद्रकांता संतति और नरेंद्र मोहनी के पाठक से उन्होंने आरंभ किया था। उस पाठक के भरोसे वह लेखक बने और उन्हें लेखक बने रहना था। पाठक वही था, लेकिन उसे भूतनाथ से गोदान तक ले चलना था। प्रेमचंद के इस ऐतिहासिक दायित्व को भूलने से काम नहीं चलेगा। तो आप देख रहे हैं कि चंद्रकांता संतति का युग था, देवकी नारायण खत्री का युग था, और वो युग, उस युग में भूतनाथ और बहुत अय्यारी किस्म के, जासूसी किस्म का उपन्यास लिखा जाता था। प्रेमचंद ने उस तमाम स्थितियों को आकलन किया और अपने पाठकों को गोदान तक लाया। ये जो ऐतिहासिक भूमिका है वह बेमिसाल है। रामनाथ सुमन ने उनके बारे में लिखा है, मेरा अपना ख्याल है कि कोई भारतीय उपन्यासकार हमारे ग्रामीण जीवन से परिचित नहीं है जितना प्रेमचंद है। सच पूछे तो यह उनका अपना क्षेत्र है और वह ग्रामीण जीवन के एक जातीय चित्रकार है। गोदान हमारे ग्रामीण जीवन का एक अत्यंत जीवित एवं मनोहर चित्र है।
इसमें ग्रामीण जीवन की आशा है, निराशा है, त्याग है, भोग है, प्रेम है, द्वेष है, सरलता है, कुटिलता है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने प्रेमचंद पर किताब लिखी है। उनकी टिप्पणी है कि करोड़ों मनुष्यों का संहार करने वाली 2 महायुद्धों के बीच प्रेमचंद की वाणी अपने भविष्य में अटल विश्वास रखने वाली भारतीय जनता की वाणी है। राजनीतिज्ञों के कोलाहल और तोपों के गड़गड़ाहट को भेदती हुई यह वाणी स्पष्ट सुनाई देती है। हिंदी में जो उनका काम है प्रेमचंद का, चाहे उपन्यास हो या कहानी हो, उनके पात्र हिंदी जगत में जीवित हैं और आगे भी जीवित रहेंगे। चाहे होरी हो, धनिया हो, गोबर हो, जुनिया हो, माता दीन, सिलिया, अलगू चौधरी, घीसू, रमानाथ, सूरदास, देवी दिन खटिक, सुमन, हामिद, अनेक पात्र हिंदी संसार में रचे बसे हुए हैं। और प्रेमचंद का जो काम है वह अद्वितीय, बेमिसाल है। वह ग्रामीण जीवन का चित्र ही नहीं है, भारतीय जीवन का चित्र है। और जब जब भारत को समझना होगा तो प्रेमचंद का साहित्य मददगार होगा। इसके माध्यम से हम प्रेमचंद को समझ सकते हैं। हम लोग आज प्रेमचंद पर बातचीत की, संवाद हम लोगों ने कायम किया। आप वीडियो देख रहे हैं और हम सबों को बहुत बेहतर लग रहा है। ये 50वां वीडियो है। आप सब साथ रहेंगे तो आगे काम ये होता रहेगा और पूरा इतिहास जो हिंदी का है हम लोग कहने का प्रयास करेंगे। वीडियो के माध्यम से आपको वीडियो में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।